गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रवि भावना आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें। आइए हम देखते हैं अपना आगे का टॉपिक। हम पॉलिटी देख रहे थे और पॉलिटी में हम आगे चलते हैं। हमने पिछले चीज़ें देख ली थी कि कैसे संविधान सभा बनी, कैसे उसका गठन हुआ, कैसे उसका प्रस्ताव आया। हम उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। हम देखते हैं कि संविधान का प्रभाव में आना कैसे हुआ, संविधान प्रभाव में कैसे आया। जो पहली बार ये चीज़ें हुई, ये कब हुई थी, प्रभाव में कब आया था? ये जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, जो अम्बेडकर साहब थे, उन्होंने 4 नवंबर 1948 को इसको अंतिम प्रारूप दिया था। जो संविधान उन्होंने बनाया था, क्योंकि इन्होंने ही मेन इसका, ये कानून मंत्री पहले बने थे, इन्होंने इसका कार्यभार इन्हीं को दिया गया था। तो जो संविधान इन्होंने बनाया था वो 4 नवंबर 1948 को इसको अंतिम प्रारूप दिया और इसके बाद इसमें चर्चा हुई। जब चीज़ें बनी फिर कई चर्चाएं हुई कि कौन से प्रावधान रखा जाए, कौन सा ना रखा जाए, क्या इसमें किया जाए, क्या ना किया जाए, ये सब चीज़ें इसमें रखा गया। इसके बाद देखते हैं चर्चाओं के बाद कुछ चीज़ें इसमें हटाई गई, कुछ चीज़ जोड़ी गई, यही सब हुआ। इसके बाद आगे क्या होता है, जो फाइनली जब संविधान बन के तैयार होता है वो कब होता है? 26 नवंबर 1949 को ये बन के कंप्लीट होता है और इसको अपना लिया जाता है। ठीक है, इसमें फाइनली क्या होता है कि 395 अनुच्छेद होते हैं, 395, और इसमें 8 अनुसूचियाँ होती हैं, 8 अनुसूचियाँ और 300 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद होते हैं, आर्टिकल होते हैं, जो हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था। अब पर इसमें कुछ कमियां रह गई थी, कुछ चीज़ें बची हुई थी। हालांकि यहाँ से काम चालू तो हो गया था, पर कुछ चीज़ें बची हुई थी। उसको इन्होंने कब लागू किया? इसको इन्होंने किया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उसी दिन से क्या हुआ कि जो कुछ प्रावधान इसके बचे हुए थे उसी को लागू करके और इसी को आगे बढ़ाया गया और उसी दिन से इसको प्रभाव में लाया गया। और उसी दिन को हम क्या मनाते हैं? 26 जनवरी को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, है ना, झंडा फहराते हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर इसके बाद क्या हुआ? संविधान सभा की आलोचना हुई। क्या होता है, जब भी हम कोई नया काम करते हैं, हम कोई अच्छा काम करते हैं, तो ये समाज की प्रवृत्ति है आलोचना करना। संसार का सबसे सरल काम है किसी की आलोचना करना। किसी पे लांछन लगा दो, किसी की आलोचना कर दो। क्या होता है, जब कोई चीज़ बनती है, कोई चीज़ प्रभाव में आती है, तो वो चीज़ें अपने काल से, अपने समय से बधी हुई होती है। क्या होता है कि हम प्रेजेंट में बैठ के किसी के भूतकाल का, किसी के उस टाइम का आलोचना कर रहे होते हैं। हमें आलोचना करते हुए ये चीज़ समझना चाहिए कि हर चीज़ें अपने समय काल से बधी हुई होती हैं। हम बैठे वर्तमान में हैं और आलोचना कर रहे हैं पीछे की। तो अगर हमें आलोचना करना है तो हमें उस टाइम का प्रभाव देखना पड़ेगा। उस टाइम पे क्या चीज़ें कैसी थी, समय कैसा था, लोग कैसे थे, हमारा देश कैसा था, सिचुएशन कैसी थी। ब्रिटिश से हमने इतना लड़ाई लड़ा, हमने इतने साल उसमें गुलामी में गुजारा। जब हमारा संविधान बना तो कुछ न कुछ कमियां तो रहेंगी ही। आइए देखते हैं कि आगे कमियां इन्होंने बताई लोगों ने। हालांकि वो चीज़ें मेरे हिसाब से कमियां नहीं हैं, पर ठीक है, लोगों ने कहा है तो हम देख लेते हैं। पहली बात देखते हैं इसमें क्या लिखा गया। इसमें ये कहा गया कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। वाह, क्या बात, क्या बातें कही गई कि यह एक प्रतिनिधि निकाय नहीं था। इसका कहने का मतलब ये था कि लोगों ने ये कहा कि जो ये संविधान बनाया गया है, इसमें जो वयस्क मताधिकार वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था, वो इसमें लागू नहीं हुआ है। कि जो इसमें लोग चुन के आए हैं वो लोग द्वारा चुने ही नहीं गए हैं। इसमें सांप्रदायिक प्रणाली अपनाई गई है कि हर कैटेगरी के लोग अपने अपने नेता चुन रहे थे। कुछ वैसा नियम लगाया गया था। तो इसकी पहली आलोचना यहीं पे हुई। पर हालांकि मेरा नहीं मानना ऐसा है, क्योंकि उस टाइम की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी। नेहरू जी ने पूरा प्रयास किया था कि ऐसा हो जाए, पर हो नहीं पाया। उन्होंने लास्ट तक इसका प्रयास किया, पर कुछ चीज़ें रह गई थी। आइए आगे देखते हैं अगली चीज़ें क्या हुई। जो दूसरा इसमें इसका आलोचना किया गया, वो किया गया कि संप्रभुता का अभाव। संप्रभुता का मतलब होता है कि जब हम कोई फैसला किसी के अभाव में लेते हैं, हमारा कोई फैसला स्वतंत्र नहीं होता है, हमारे जो इतने फैसले होते हैं हम किसी न किसी के प्रभाव में, अभाव में आके लेते हैं। हमारे फैसले में किसी न किसी की झलक दिख रही होती है, दूसरे का दबाव दिख रहा होता है, उसे कहते हैं। इनका ये कहना था लोगों का कि जब ये संविधान बना, जब ये संविधान का ड्राफ्टिंग हो रही थी, तो इन्होंने अंग्रेज़ों के दबाव पे किया और काफ़ी चीज़ें अंग्रेज़ों से पूछ के जो सभा बैठानी थी, जो भी काम करना था, वो किससे पूछा जा रहा था? अंग्रेज़ों से। तो भाई उस टाइम पे तो वही लोग रूल कर रहे थे, वही लोग डोमिनेंट थे। तो अब ये समझना चाहिए कि जब हमारे ऊपर किसी का शासन होता है तो भाई वहाँ पर तो ये लग रहा था किसी की तरह हमें आज़ादी मिल जाए, कैसे हम आज़ाद हो जाएँ। उसके बाद ना चीज़ें हम अपने हिसाब से करेंगे। तो पहले तो हमको आज़ाद होना था, हमको संविधान बनाना था, और उस टाइम पे इतना ये चीज़ें हो भी नहीं पा रही थी। और एक इसका कारण ये भी था
कि जो उस टाइम के बड़े नेता थे, जो ज़्यादा जिन्होंने संविधान सभा में पार्टिसिपेट किया या फिर जो ज़्यादा पब्लिक के सामने थे, अधिकांश वो इंग्लैंड से पढ़े लिखे हुए थे, चाहे वो नेहरू जी हों, चाहे वो और भी कोई लोग हों। तो उनका थोड़ा सा अंग्रेज़ों से कुछ दोस्ताना प्रभाव भी था। तो इसी चक्कर में सब चीज़ें हो गई। आगे देखते हैं संप्रभुता का प्रभाव। अगली चीज़ इसमें क्या कही गई, जो बहुत बड़ी बात कही गई, क्या कहा गया कि समय की बर्बादी। ये तो मुझे लगता है कि चलो छोड़िए, अगली बात कहेगी कि समय की बर्बादी, क्योंकि हम ध्यान रखेंगे हमारे संविधान को बनने में जो टाइम लगा है वो लगा है 2 साल 11 महीने 18 दिन। ये बहुत लंबा टाइम था। वहीं जब यूएस जब आज़ाद हुआ था, जब अमेरिका आज़ाद हुआ था, जो उसका संविधान बनने में टाइम लगा था वो अप्रॉक्स 4 महीने का ही लगा था, 4 मंथ का ही लगा था। यूएस के संविधान में, यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो उसी के तर्ज में जब लोगों ने इसकी आलोचना की ना कि समय की बर्बादी हो रही है, समय बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो लोगों ने कहा कि यूएस का तो, अमेरिका ने तो अपना 4 महीने बना लिया भाई, तुम इतना टाइम काहे ले रहे हो। तो ये इनकी आलोचना करने का वो था कि भाई ज़्यादा टाइम लग गया। पर हाँ, इतना देखिए, संविधान बनने में टाइम नहीं लगना चाहिए था, पर लगा क्यों, उसके पीछे हम समझते हैं। जब संविधान लिखा जा रहा था तो ये चीज़ पूरी ध्यान रखी जा रही थी कि किसी के अधिकार का हनन ना हो, चाहे वो पिछड़ी जाति का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो। मतलब क्योंकि हमने जब हम गुलाम थे तो हमने इतने तंज झेले हुए थे, इतना हमने अत्याचार झेला हुआ था अंग्रेज़ों का कि हम हर पाँव फूंक फूंक के रख रहे थे। हमें लग रहा था किसी के अधिकारों का हनन ना हो, लोग धार्मिक रूप से स्वतंत्र हों, लोग हर जगह आ जा सकें, किसी पे किसी का बंधन ना हो, कोई किसी पे दबाव ना डाल सके, कोई किसी से बधुआ मजदूरी ना करवा सके। ये सब चीज़ें को मैनेज करने के लिए, इतना कि कोई चीज़ गलत ना होने पाए, हमसे किसी के अधिकार छीनने ना पाएँ, ये सब समझने के लिए समय इतना लिया गया ताकि हर एक पहलू पे, हर एक आर्टिकल पे बिल्कुल गहराई से अध्ययन किया जाए, चर्चाएँ की जाए और सही प्रावधान को अपनाया जाए। इसलिए समय लंबा लग गया। फिर आते हैं, अगला जो पॉइंट कहता है वो कहता है कांग्रेस का प्रभुत्व। अब देखिए, जब जिस टाइम संविधान बन रहा था उसके पहले अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हैं, जब अंग्रेज़ भी थे तो सबसे जो बड़ी पार्टी थी उस टाइम पे वो कांग्रेस ही थी। और एक एकलौती पार्टी भी थी जो बड़ी स्तर पे थी, जिसका प्रभुत्व पूरे देश में था, वो कांग्रेस ही थी। अब एक ही बड़ी पार्टी, सारे नेता उसी के, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भी काम होगा उन्हीं के द्वारा होगा, उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के द्वारा कार्यभार। और ऐसा तो था नहीं कि ये जो पार्टी थी ये किसी दूसरे के लिए काम कर रही थी, काम तो अपने देश के लिए ही कर रही थी। तो क्या होता है, लोग जो आलोचना करते हैं वो क्या कहते हैं कि जो कांग्रेस थी वही सारा, उसी का प्रभुत्व था और उसी ने अपने हिसाब से काम किया, तो हम इसको संविधान सभा को नहीं मानेंगे, इस संविधान को नहीं मानेंगे। एक ब्रिटिश के एक मंत्री थे, एक कोई फिलोसफर थे, उनकी बात एक थी, मैं थोड़ा सा पढ़ के बता रहा हूँ। ग्रेनविले ऑस्टिन एक थे कोई वहाँ के, उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उनका ही कहना था, एक ब्रिटेन के एक कोई मंत्री थे आई थिंक, तो उनका ही कहना था कि कांग्रेस ही सभा ही कांग्रेस है और सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उनका कहना था कि जितना पूरा संविधान बना है उसमें जो पूरा प्रभुत्व दिख रहा है, जो पूरा उसमें वो किसका दिख रहा है, वो कांग्रेस का दिख रहा है। ठीक है भाई, चलो ऐसा था नहीं, पर इन्होंने कहा ऐसा। अगला देखते हैं, फिर क्या था, हिंदुओं का प्रभाव। अच्छा जी, इस पे इन्होंने एक जिन्होंने आलोचना किया उन लोगों ने एक चीज़ और कही कि जो संविधान सभा बनी इसमें अधिकांश जो लोग थे वो हिंदू थे। ये बात मैं भी मानता हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि उसमें हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है, उसमें कोई ऐसी चीज़ दिख रही है। क्योंकि जो हमारा देश था वो एक धर्म के हिसाब से, धर्म के लिए नहीं बना था, धार्मिक तौर पे देश बना था पाकिस्तान, जो इस्लामी तौर पे बना था। जो हमारा हिंदू धर्म, जो हमारा ये देश था, भारत था, इसमें कोई धर्म की बात की ही नहीं गई थी। ये धर्मनिरपेक्ष देश था। ये कैसा देश था, धर्मनिरपेक्ष। इसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई थी, ना ऐसे कोई प्रावधान दिखते हैं। हर जगह धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है, सभी के लिए समान बातें की गई हैं। ना हिंदुओं के लिए कोई विशेष कानून बना है, ना मुस्लिमों के लिए बना है। मतलब जो भी जैसा है, मुस्लिमों के लिए इसलिए बना है क्योंकि वो लोग अल्पसंख्यक तौर पे गिने जाते हैं, इसलिए। बाकी सबके लिए समान कानून किया गया है। और एक कोई महिला थी जो बेगम एजाज रसूल,
जो जब ये संविधान सभा बन रही थी तो वो एक महिला भी थी सभा में, ऐसा नहीं है कि सारे लोग हिंदू ही थे, एक महिला भी थी, बेगम एजाज रसूल नाम था उनका, वो भी इसी संविधान सभा में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो संविधान देखिए इतना बड़ा दस्तावेज़ होता है, देश को चलाने का दस्तावेज़ होता है। हम घर का कोई कानून बनाए तो पूरी तरह पालन नहीं कर पाते हैं उसका, 4 लोग मानते हैं 4 लोग नहीं मानते हैं, तो आप कैसे एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना बड़ा जब देश के लिए कोई बात कही जाएगी तो हर इंसान उसकी बात मानेगा ही मानेगा। आलोचनाएं करना बहुत आसान है, जैसे मैंने कहा आलोचना हर इंसान करता है, पर उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को प्रैक्टिकली उतारना ये बहुत कठिन चीज़ें होती हैं। तो जब हम आलोचना करते हैं, मैंने पहले भी कहा कि हम अपने समय पे खड़े होकर वर्तमान का आलोचना करते हैं। जब हमें किसी की आलोचना करनी हो तो हम एक चीज़ ध्यान रखें कि हम उस समय पे जाके आलोचना करें, उस समय की परिस्थितियाँ देखें, उस समय पे कैसा माहौल था, कैसा देश में सारी चीज़ें चल रही थी, तब हम आलोचना करें। पर नहीं, कुछ लोगों ने किया, पर ठीक है, इसके स्वतंत्र देश और एक संवैधानिक देश की यही तो एक पहचान है कि हर इंसान को अपनी बात कहने का अधिकार है। तो इसी के साथ अपनी हम बात को विराम देते हैं और हम आगे इसी के आगे अगली कड़ी पे आएंगे, अगली वीडियो पे आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।